जल्दी उठ जाओ यार, मुझे जॉब पर जाने में देर हो रही है। दीपक की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। रात से पूरे शरीर में दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे तेज बुखार चढ़ने वाला हो। आंखों में जलन थी, सिर भारी था और बदन बिल्कुल टूट रहा था। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, दीपक मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अरे बस हल्का सा बुखार है, दवा खा लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाते हुए बोला, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे बिना तैयार ही नहीं हो पाता। इतना कहकर वह तौलिया उठाकर वॉशरूम में चला गया। मैं कुछ पल वहीं बैठी रही। फिर अपने बिखरे बालों को समेटकर जूड़ा बनाया और अलमारी से उसके ऑफिस के कपड़े निकालने लगी। कंधों में इतना दर्द था कि बार बार उन्हें सहलाना पड़ रहा था, लेकिन मुझे पता था कि अब दिन भर के काम शुरू होने वाले थे। मैं बहुत अमीर परिवार से नहीं थी, लेकिन अपने माँ पापा की इकलौती बेटी जरूर थी। मेरे पापा मुझे अपनी राजकुमारी कहते थे। माँ कई बार उनसे कहती थी, इतनी लाड प्यार मत कीजिए, कल को ससुराल जाएगी तो मुश्किल होगी। लेकिन पापा हंसकर कहते, मेरी बेटी जब तक मेरे घर में रानी बनकर रहेगी और भगवान ने चाहा तो दूसरे घर में भी खुश रहेगी। पापा की बातें याद आते ही मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी अचानक मुझे याद आया कि मम्मी जी की दवा देने का समय हो गया है। उन्हें शुगर थी और दवा के बिना वे नाश्ता नहीं करती थी। मैं जल्दी से उनके कमरे में पहुंची। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, समय देखा है, कितनी देर हो गई है। मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने उनके पैर छुए और दवा देकर पानी का गिलास पकड़ाया। फिर धीरे से बोली, मम्मी जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पूरे शरीर में दर्द है, शायद बुखार भी है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, आजकल की लड़कियां भी ना जरा सा काम क्या कर लें तुरंत बीमार पड़ जाती है। हमने तो पूरा घर संभाला है, फिर भी कभी आराम नहीं किया। जाओ जल्दी से नाश्ता बना दो। मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप रसोई में आ गई। उठते ही दर्द की दवा खा ली थी, लेकिन असर अभी तक नहीं हुआ था। फिर भी मैंने चाय चढ़ाई, पराठे बनाई और नाश्ता तैयार करने लगी। तभी कमरे से दीपक की आवाज़ आई, परी मेरी टाई कहाँ है। मुझे अचानक याद आया कि टाई निकालना तो मैं भूल ही गई हूँ। मैं जल्दी से मम्मी जी के सामने नाश्ता रखकर कमरे में पहुंची। अलमारी के सामने ही टाई टंगी थी, लेकिन दीपक को हमेशा सामने रखी चीज भी दिखाई नहीं देती थी। मैंने टाई उसके हाथ में दी तो वह मुस्कुराकर बोला, पहनाओ भी। मैंने हल्की सी नाराजगी से कहा, दीपक आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कभी कभी खुद भी कर लिया करो। वह हंस पड़ा और बोला, अरे टाई तो बहाना है, ऑफिस जाने से पहले 2 पल तुम्हारे साथ मुस्कुरा लूं तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। मैंने धीरे से कहा, अब बस भी करो, सच में अच्छा महसूस नहीं हो रहा। उसने मेरा चेहरा देखा, फिर बोला, ठीक है जल्दी आराम कर लेना और तैयार होकर ऑफिस जैसा मुस्कुराना मत भूलना। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुरा तो दी, लेकिन अंदर से बहुत थक चुकी थी। दीपक से मेरी शादी मेरी पसंद से हुई थी। हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। मैं आर्किटेक्ट थी और अपने काम से बहुत प्यार करती थी। मेरे बॉस अक्सर कहते थे, प्रिय तुम्हारे अंदर बहुत हुनर है, मेहनत करती रहो, एक दिन बहुत आगे जाओगी। और सच कहूँ तो मेरा भी यही सपना था। मैं अपनी मेहनत से पहचान बनाना चाहती थी। तभी दीपक हमारी कंपनी में आया। शुरू शुरू में वह सबसे कम बात करता था, लेकिन न जाने क्यों मेरे आसपास रहने के बहाने ढूंढता रहता था। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ी और 2 महीने बाद उसने अपने दिल की बात कह दी। वह समझदार था, जिम्मेदार था और मुझे उसकी सादगी पसंद आने लगी। मैंने भी उसके रिश्ते को स्वीकार कर लिया। हमारी दोस्ती जल्द ही गहरे विश्वास में बदल गई। अगर मैं एक दिन भी ऑफिस नहीं जाती तो वह बार बार हालचाल पूछता रहता। एक बार मुझे तेज बुखार हो गया और मैं 4 दिन ऑफिस नहीं जा सकी। 5वें दिन अचानक वह मेरे घर पहुंच गया। मुझे सबसे ज़्यादा डर अपनी माँ का था, क्योंकि उन्हें घर पर किसी अनजान लड़के का आना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं कमरे में लेटी थी, तभी माँ ने आकर पूछा कि दीपक कौन है, तुमसे मिलने आया है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं किसी तरह उठकर ड्राइंग रूम में पहुंची। दीपक ने मुस्कुराकर फूलों का गुलदस्ता मेरे ओर बढ़ाया और धीरे से बोला, तुम्हें देखे बिना चैन नहीं पड़ रहा था। मैंने घबराकर कहा, यहाँ क्यों आ गए, अगर माँ नाराज हो गई तो। वह मुस्कुराया और बोला, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, सब ठीक कर दूंगा। कुछ ही दिनों बाद वह अपनी माँ के साथ मेरा रिश्ता लेकर हमारे घर आया। माँ ने मुझसे मेरी राय पूछी। मैंने मुस्कुराकर हामी भर दी। पापा ने सिर्फ इतना कहा, अगर मेरी बेटी खुश है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। शादी के बाद मुझे लगा अब मैं अपने नए सपनों के साथ नई जिंदगी शुरू करूंगी। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद दीपक ने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, पर ये मुझे ऐसा घर पसंद है जहां मेरी पत्नी पूरा घर संभाले। मैं चाहता हूं तुम नौकरी छोड़ दो और हमारे घर को अपना पूरा समय दो। मैं कुछ पल उसे देखती रह गई, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि मेरा सबसे बड़ा सपना अपने काम में आगे बढ़ना था। मैंने धीरे से कहा, लेकिन दीपक तुम तो जानते हो मेरा करियर मेरे लिए कितना मायने रखता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तो तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा हूँ ना, मेरे सपनों में भी तुम्हारा साथ शामिल है। उस समय उसकी बातों में इतना अपनापन था कि मैं चुप हो गई। मुझे लगा शायद यही शादी का मतलब होता है, एक दूसरे के लिए कुछ फैसले बदलना। कुछ दिनों तक मैंने बहुत सोचा, फिर आखिरकार उसकी खुशी के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने का फैसला मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन उस समय मुझे लगा
कि रिश्ते को निभाने के लिए कुछ समझौते करने ही पड़ते हैं। मैंने खुद को समझाया कि शायद आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मेरी दुनिया बदल चुकी है। अब मेरी सुबह अलार्म से नहीं बल्कि घर की जिम्मेदारियों से शुरू होती थी और रात भी उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ खत्म होती थी। कुछ ही दिनों बाद दीपक ने कहा, परी अब माँ का हाथ भी बटाया करो, उन्हें अकेले इतना काम नहीं करना चाहिए। मैंने हल्के से मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, लेकिन सच ये था कि मुझे रसोई का काम ठीक से नहीं आता था। मैंने कभी चाय तक नहीं बनाई थी। मेरी पढ़ाई और नौकरी इतनी व्यस्त की थी कि घर के काम सीखने का मौका ही नहीं मिला था। मैंने झिझकते हुए कहा, दीपक मुझे खाना बनाना नहीं आता। उसने पहले हैरानी से मेरी तरफ देखा, फिर बोला, सच में? बिल्कुल भी नहीं। मैंने धीरे से ना में सिर हिलाया। मेरी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मुझे लगा शायद वह नाराज हो जाएगा, लेकिन उसने गहरी सांस लेकर कहा, कोई बात नहीं, माँ तुम्हें सब सिखा देंगी, घबराओ मत। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। मम्मी जी ने मुझे रसोई का हर काम सिखाना शुरू किया। आटा गूंथना, सब्जी काटना, दाल बनाना, रोटियां सेकना, सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल नया था। कई बार रोटी गोल नहीं बनती तो वह हंसकर कहती, लगता है किताबों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन रसोई नहीं। कई बार सब्जी में नमक कम हो जाता तो कभी ज़्यादा, कभी हाथ जल जाता तो कभी सब्जी काटते हुए उंगली पर हल्की चोट लग जाती। मैं दर्द से आंखें बंद कर लेती और मम्मी जी सिर पकड़कर कहती, अरे बेटी, धीरे धीरे सीखो, घबराओ मत। हालांकि उनकी बातों में ताने भी होते थे, लेकिन समय के साथ मैंने लगभग हर काम सीख लिया। अब मैं सुबह जल्दी उठती, पूरे घर की सफाई करती, नाश्ता बनाती, फिर दोपहर और रात का खाना अलग अलग तैयार करती, क्योंकि मम्मी जी की तबीयत के अनुसार उनके लिए कम मसाले वाला खाना बनाना पड़ता था। जबकि दीपक को चटपटा खाना पसंद था। दिन भर काम करते करते कब शाम हो जाती पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे मेरी जिंदगी का हर दिन एक जैसा होने लगा। कभी कभी आईने में खुद को देखती तो लगता है जैसे वह लड़की कहीं खो गई है, जो कभी अपने सपनों के लिए जीती थी। पहले मैं हर सुबह ऑफिस जाने के से पहले उत्साह से तैयार होती थी, नए डिजाइन बनाती थी, नए सपने देखती थी। अब पूरे दिन एप्रन और रसोई की खुशबू मेरे साथ रहती थी। मुझे से की शिकायत नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं खुद को भूलती जा रही थी। रात को भी आराम कम ही मिलता था। अगर दीपक ऑफिस का कोई ज़रूरी काम होता तो वह देर रात तक जागता और मुझसे कहता, परी एक कप चाय बना दोगी? मैं तुरंत उठकर चाय बना देती। फिर वह कहता, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ, अकेले काम करने का मन नहीं लग रहा। मैं अपनी नींद छिपाकर उसके पास बैठ जाती और उससे बातें करती रहती। मुझे अच्छा लगता था कि वह मुझे अपना साथी समझता है, लेकिन कई बार मन यही चाहता कि कोई मुझसे भी पूछे कि मैं कैसी हूँ, मुझे आराम चाहिए या नहीं। एक दिन दीपक ने कहा कि शाम को ऑफिस की एक पार्टी है, तुम भी तैयार हो जाओ। मैंने अलमारी से अपनी पसंद की हल्के नीले रंग की साड़ी निकाली। वह रंग मुझे हमेशा से बहुत पसंद था। जब मैं तैयार होकर बाहर आई तो दीपक ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, ये साड़ी बदल लो। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों, इसमें क्या खराबी है? उसने कहा, मुझे ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम वह काली साड़ी पहन लो जो मैं पिछले हफ्ते लाया था, उसमें तुम ज़्यादा अच्छी लगती हो। मैंने कुछ पल अपनी साड़ी की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे वापस जाकर कपड़े बदल लिए। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि कब मेरी अपनी पसंद पीछे छूट गई और कब उसकी पसंद मेरी आदत बन गई। मुझे याद नहीं रहा कि मुझे कौन सा रंग अच्छा लगता है, लेकिन ये ज़रूर याद रहने लगा कि दीपक को क्या पसंद है, कौन सा खाना उसे अच्छा लगता है, किस बात से वह खुश होता है और किस बात से नाराज़। मैं हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखने लगी, शायद यही सोचकर कि अगर वह खुश रहेगा तो हमारा रिश्ता भी खुश रहेगा। देखते ही देखते शादी के 2 साल बीत गए। अब घर के सारे काम मुझे बिना सोचे समझे याद रहते हैं, लेकिन जब कभी पुराने दिनों की कोई डायरी या डिजाइन फाइल सामने आ जाती तो मैं देर तक उसे देखती रहती। मेरे बनाए हुए नक्शे, मेरी लिखी हुई योजनाएं, मेरे अधूरे सपने, सब जैसे मुझसे सवाल पूछते थे। कभी कभी मैं कागज और पेंसिल लेकर कुछ बनाने की कोशिश करती, लेकिन हाथ वहीं रुक जाता, दिमाग पहले जैसा नहीं चलता था। मुझे लगता जैसे मेरी रचनात्मक सोच कहीं पीछे छूट गई है। फिर मैं खुद को समझाती कि शायद यही ज़िंदगी है, हर इंसान को कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। लेकिन उस सुबह जब तेज़ बुखार के बावजूद मैं पूरे घर का काम कर रही थी, तब पहली बार मेरे मन में सवाल उठा कि क्या घर संभालने वाली स्त्री को बीमारी होने का अधिकार नहीं होता? दवा खाकर भी मैं लगातार काम करती रही और शाम तक घर को इस तरह तैयार कर दिया जैसे कोई बड़ी दावत होने वाली हो, क्योंकि दीपक ने बताया था कि उसके ऑफिस के कुछ साथी और उसके वरिष्ठ अधिकारी रात के खाने पर आने वाले हैं। वह बार-बार कह करे गया था कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए और तुम भी तैयार रहना। मैंने अपनी थकान को मुस्कान के पीछे छिपा लिया और पूरी तैयारी में लग गई। शाम होते-होते मैंने सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। बुखार अभी भी पूरी तरह उतरा नहीं था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, क्योंकि आज दीपक के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण था। मैंने उसकी पसंद की साड़ी पहनी और बाल ठीक करके ड्राइंग रूम की आखिरी तैयारी देखने लगी। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। दीपक अपने ऑफिस के साथियों और बॉस के साथ घर पहुंचा। सभी मेहमानों को मैंने मुस्कुराकर स्वागत किया। घर में हल्की हल्की बातचीत का माहौल बन गया।
किसी ने खाने की तारीफ की तो किसी ने घर की सजावट की। सभी लोग खुश नजर आ रहे थे। मेरे पुराने ऑफिस के कई साथी भी वहाँ मौजूद थे। काफ़ी समय बाद सबसे मिलकर अच्छा लगा। कुछ देर बाद बॉस मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, परी, तुम्हें देखकर खुशी हुई। तुम्हारी मेहनत आज भी याद है। अगर तुम नौकरी जारी रखती तो आज जिस प्रमोशन की खुशी दीपक मना रहा हो सकता है वह तुम्हें मिलता। मैं हल्का सा मुस्कुराई और बोली, सर, अब दीपक की सफलता ही मेरी खुशी है। उन्होंने गंभीर होकर कहा, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी काबिलियत कभी कम नहीं थी। बस तुम्हारा रास्ता बदल गया। उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए खामोश हो गई। इतने में दीमक दीपक भी वहां आ गया। शायद उसने बातचीत का आखिरी हिस्सा सुन लिया था। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा, सर, अब पुरानी बातें करने का क्या फायदा। जो फैसला हमने लिया वह सोच समझ कर लिया था। बहुत शांत स्वर में बोले, फैसला जरूर तुम्हारा था, लेकिन एक हुनरमंद इंसान से अपने सपनों से समझौता कर लिया। यह बात मैं कभी नहीं भूल सकता। माहौल धीरे धीरे ऐसे होने लगा। मैंने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे। दीपक की आवाज़ ऊंची होने लगी। उसने कहा, हर इंसान की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। परिवार भी उतना ही जरूरी है। बॉस ने जवाब दिया, परिवार और सपने एक दूसरे के विरोधी नहीं होते। तभी मैंने आगे बढ़कर कहा, सर, रहने दीजिए। आज खुशी का दिन है, बात यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन तब तक दीपक का गुस्सा बढ़ चुका था। मैंने उसे शांत रहने के लिए हल्के से पीछे हटने का इशारा किया और कहा, दीपक, बात को यहीं ख़त्म कर दो। लेकिन उस समय उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने पहले सबके सामने मुझे खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी, और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती उसने आवेश में आकर मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। मैं कुछ पल वहीं खड़े रह गई। किसी की नज़रें मुझ पर थी तो किसी की दीपक पर। बॉस ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की। बाकी साथियों ने दीपक को शांत करते हुए बाहर ले गए और धीरे धीरे सभी मेहमान वहां से चले गए। कुछ ही मिनटों में जो घर हंसी से भरा हुआ था, वहां सन्नाटा फैल गया। मैं सोफे पर बैठी रही। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उस रात मैंने किसी से कोई बात नहीं की। सुबह होने तक मैं वहीं बैठी रही। अगले दिन मैंने पहली बार घर के किसी काम में हाथ नहीं लगाया। मम्मी जी ने कारण पूछा तो मैंने पूरी बात बता दी। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, गुस्से में इंसान से गलती हो जाती है, बात को इतना मत बढ़ाओ। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे भीतर कुछ टूट चुका था। मेरे लिए केवल एक पल की घटना नहीं थी, बल्कि मेरे सम्मान से जुड़ा सवाल था। दोपहर तक दीपक घर से बाहर रहा। शाम को लौटा तो उसके चेहरे पर थकान थी। उसने आते ही कहा, आज ऑफिस में बहुत मुश्किल से बात संभली। मैंने बॉस से माफ़ी मांग ली। अब मामला शांत हो गया है। ये कहते हुए वैसे व्यवहार कर रहा था जैसे सब सामान्य हो चुका है। उसने खाना मांगा और रोज की तरह सामान्य बातें करने लगा। मैं चुपचाप खाना परोसकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वह भी कमरे में आया। उसने कहा, पूरी रात तनाव में बीती, अब जाकर सब ठीक हुआ है। मैं उसकी तरफ देखती रही, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसने मेरी खामोशी को शायद नाराजगी समझा और बोला, अब पुरानी बात छोड़ भी दो। मैंने शांत स्वर में कहा, कुछ बातें समय से नहीं बल्कि एहसास से ठीक होती हैं। अगर सामने वाले को अपनी गलती समझ ही नहीं आए तो चुप्पी और गहरी हो जाती है। वह कुछ पल मुझे देखता रहा, लेकिन शायद मेरी बात का अर्थ नहीं समझ पाया। उस रात मैं बहुत देर तक जागती रही। बार बार वही दृश्य आंखों के सामने आ जाता। मैं खुद से एक ही सवाल पूछती रही, क्या किसी रिश्ते में सम्मान से बड़ा भी कुछ हो सकता है। मैंने अपनी पूरी दुनिया बदल दी थी। अपने सपने छोड़े, अपनी पहचान पीछे छोड़ दी, हर छोटी बड़ी आदत बदल ली। लेकिन क्या बदले में मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि मेरे साथ सम्मान से व्यवहार किया जाए। अगले 2 दिनों तक मैंने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की। शायद समय के साथ मन शांत हो जाए, लेकिन जितना बोलना चाहती उतनी ही वह घटना याद आती। आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि कुछ समय के लिए अपने मायके चली जाऊंगी, ताकि खुद को समझ सकूं और बिना किसी दबाव के सोच सकूं। मैंने चुपचाप अपना बैग तैयार किया, कुछ जरूरी कपड़े रखे और बिना किसी से के बहस किए घर से निकल गई। मायके आए हुए मुझे भी कुछ ही घंटे हुए थे कि दीपक का फोन आ गया। उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, ये क्या किया तुमने, बिना बताए घर छोड़कर चली आई। वहाँ पूरे दिन तुम्हारा इंतजार करती रही, खाना भी समय पर नहीं बन पाया। मैं आज रात तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैंने शांत आवाज में कहा, दीपक, मैं अभी वापस नहीं आना चाहती। कुछ पल के लिए दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर उसने पूछा, आखिर बात क्या है। मैंने पहली बार पूरे विश्वास के साथ कहा, मुझे इस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए समय चाहिए। मेरी बात सुनकर उसका स्वर बदल गया। उसने कहा, क्या तुम इसी बात पर घर तोड़ना चाहती हो। मैंने जवाब दिया कि मेरे लिए छोटी बात नहीं है। बात केवल उस एक पल की नहीं है, बल्कि उस सम्मान की है जो एक रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है। फोन कटने के बाद मैं देर तक रोती रही। मेरी बात सुनकर माँ और पापा कमरे में आ गए। मैंने उन्हें शुरू से अंत तक सारी बात बता दी। माँ ने मुझे समझाने की कोशिश की कि कई बार रिश्तों में समझौता करना पड़ता है, लेकिन इस बार पापा चुपचाप मेरी बात सुनते रहे। मैंने उनकी तरफ देखा और पूछा, अगर मैं यहाँ रहूँ तो क्या मैं आप पर बोझ बन जाऊंगी। पापा की आंखें भर आई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तुम पहले भी मेरी जिम्मेदारी नहीं थी बल्कि मेरा गर्व थी, और आज भी तुम्हें कभी यह सोचने की जरूरत नहीं कि तुम्हारे लिए इस घर में जगह नहीं है। उनके शब्दों ने मेरे टूटे हुए मन को सहारा दिया और उसी शाम दीपक हमारे घर पहुंच गया।
पापा ने साफ कहा कि अभी प्रीतम से बात नहीं करना चाहती, लेकिन वह मिलने की जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार वह मेरे कमरे में आया। कुछ पल तक हम दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने कहा, तुमने बात को जरूरत से ज़्यादा बढ़ा दिया है। मैंने धीरे से कहा, शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें उसकी गंभीरता समझ नहीं आई। उसने कहा, मुझसे गलती हुई, लेकिन वह सिर्फ एक पल का गुस्सा था। मैंने जवाब दिया, गुस्सा एक पल का हो सकता है, लेकिन उस पल का असर बहुत लंबा होता है। उसने मुझे समझाने की कोशिश की। उसने मुझे हमेशा प्यार दिया, मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखा। मैंने उसकी बात पूरी होने तक इंतज़ार किया। फिर कहा, मैंने भी तो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ बदल दिया। अपने सपने छोड़े, अपनी नौकरी छोड़ी, अपनी पसंद छोड़ी, अपनी पहचान तक पीछे छोड़ दी। लेकिन एक रिश्ता क्या केवल त्याग से नहीं चलता, उसमें एक सम्मान भी उतना ही ज़रूरी होता है। उसने कहा, हमारे समाज में हर पत्नी अपने घर के अनुसार खुद को बदलती है। मैंने शांत स्वर में कहा, बदलना और खुद को खो देना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर मैं तुम्हारे लिए बदली हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरा सम्मान भी तुम्हारे अधिकार में है। हमारी बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और आखिरकार मैंने कानूनी सलाह लेने का फैसला कर लिया। वकील ने मेरी पूरी बात सुनी और फिर कहा, यह रास्ता आसान नहीं होगा। समाज तुम्हारे फैसले का समझने में समय लगाएगा। मैंने कहा, मुझे आसान रास्ता सही नहीं लगता। रास्ता चाहे मुश्किल हो पर अच्छा हो। कुछ समय बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। अदालत में दोनों पक्षों की बातें सुनी गई। कई लोगों ने इसे छोटी बात कहा, लेकिन मैंने हर बार यही दोहराया कि किसी भी रिश्ते में सम्मान सबसे ज़रूरी होता है। इसी दौरान मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर मेरे लिए खुशी और चिंता दोनों लेकर आई थी। मैंने अपने वकील की सलाह पर दीपक को भी इसकी जानकारी दी। वह सुनकर भावुक हो गया। लेकिन मैंने साफ कहा कि मेरा फैसला केवल इस खबर से नहीं बदलेगा। अब जो भी होगा वह आपसी समझ और सम्मान के आधार पर ही होगा। अदालत ने बच्चे के जन्म तक अंतिम फैसला टाल दिया। इन महीनों में दीपक कई बार मिलने आया। वह मेरी सेहत का हाल पूछता, डॉक्टरों के पास भी साथ जाता। लेकिन इस बार उसके व्यवहार में पहले जैसी जल्दबाजी नहीं थी। शायद वह पहली बार रिश्ते को दूसरे नज़रिए से समझने की कोशिश कर रहा था। समय बीता और हमारी बेटी ने जन्म लिया। उसे पहली बार गोद में लेकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। दीपक भी वहीं खड़ा अपनी बेटी को देख रहा था। कमरे में कुछ पल कल तक गहरी खामोशी रही। फिर मैंने उसे कहा, हमारी बेटी ऐसे माहौल में बड़ी होनी चाहिए जहाँ सम्मान प्यार से कम न हो। वह मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, परी, मुझे बहुत देर से समझ आया कि मैंने गलती सिर्फ उस दिन नहीं की थी, बल्कि तब से करता आ रहा था, जब मैंने तुम्हारे सपनों और तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लेना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें बदलता रहा, लेकिन कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम चाहो तो मैं दोबारा तुम्हारा विश्वास जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने उसकी आंखों में पहली बार सच्चा पछतावा देखा। मैंने कहा, मुझे केवल एक बात चाहिए थी कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। अगर ये बात तुम पहले समझ लेते तो शायद हमें यहाँ तक नहीं आना पड़ता। दीपक ने सिर झुका लिया और कहा, अब मैं समझ गया हूँ कि रिश्ते में प्यार तभी पूरा होता है जब उसके साथ सम्मान भी हो। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा और मन ही मन यही दुआ की कि वह ऐसे समाज में बड़ी हो जहाँ किसी को भी अपने आत्मसम्मान और अपने रिश्ते में से किसी एक को न चुनना पड़े। हमारी ज़िंदगी ने हमें कठिन सबक ज़रूर सिखाया था, लेकिन उस सबक से मैं भी ये समझा दिया था कि किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव विश्वास, सम्मान और बराबरी होती है। और जब इंसान अपनी गलती स्वीकार करके उसे सुधारने की सच्ची कोशिश करता है, तभी रिश्ते को एक नई शुरुआत मिलती है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे कल फिर एक नई